जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऊर्जा और शक्ति क्या होता है। इसमें एक जूल की परिभाषा को भी देखेंगे, कैलोरीज क्या होता है उसको भी समझेंगे कि क्या होता है, और जूल और कैलोरीज में संबंध क्या होता है कि एक जूल बराबर क्या होता है या फिर एक कैलोरीज बराबर क्या होता है। ठीक है, और इस पे आधारित क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो इसमें जो परिभाषा है इसका ऊर्जा का, तो इसमें कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है, अब जूल होता क्या है, एक जूल क्या होता है, तो एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में जो कार्य होता है उसको एक जूल कहते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय ऊर्जा को 1 जूल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम अगर देखा जाए तो किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जूल को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल जे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको जैसे अगर वर्क बराबर होता है क्या है, डब्ल्यू बराबर होता है आपका एफ डी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, एफ एस लिखते थे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस होता है, ये बल होता है, तो यहाँ से बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस जो है इसको हम मीटर से दर्शाते हैं, तो गुणे मीटर। ठीक है, अब यही चीज होता है आपका जूल, तो यही लिखा है कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब इसी चीज को अगर अर्ग में देखा जाए तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, अब 1 जूल को अगर हम कैलोरीज में देखें तो कैलोरी में आपका होता है 0.24। ठीक है, कैलोरी। अब कैलोरी की परिभाषा देख लेते हैं कि कैलोरी क्या होता है। तो एक कैलोरी को परिभाषा जो है, 1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम पानी को गर्म करने में लगा हीट ऊर्जा को हम 1 कैलोरी ऊर्जा कहते हैं। अब 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 4.18 जूल होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और एक गतिज ऊर्जा है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो स्थिति ऊर्जा यह वो ऊर्जा होती है जो वस्तु की स्थिति से उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर कह सकते हैं या तो ये तनाव में हो सकती है, तनाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो सकता है, विद्युत आवेश के कारण हो सकता है, या फिर अन्य किसी कारण से उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र आपका जो होता है ml² T⁻⁻2 होता है। ठीक है, अब यह किस किस व्यवहार पे डिपेंड करता है कि स्थिति ऊर्जा कैसे कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो इसको हम एक तो कह सकते हैं लचकदार व्यवहार हो सकता है, इलास्टिक बिहेवियर हो सकता है, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल बिहेवियर के कारण हो सकता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि लचकदार बिहेवियर क्या है या फिर ये ग्रेविटेशनल बिहेवियर क्या है। ठीक है, अब इसमें इलास्टिक बिहेवियर क्या है। इलास्टिक बिहेवियर, या जैसे तीर कमान की बात कर लेते हैं, तो तीर कमान में जैसे अगर हम खींच के रखते हैं और छोड़ने के बाद जो इसमें, जैसे तीर कमान में क्या होता है कि अगर हम इसमें जैसे अगर हम किसी तीर को खींच के रखते हैं, उसमें उसके जो कमान के खींचने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा, या फिर अगर अब यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में जो टेंशन की वजह से और कंप्रेशन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, और क्लॉक जो होता है, मतलब जैसे कि चाबी वाली गाड़ी है तो उसमें जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उस चाबी भरने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा इलास्टिक बिहेवियर से ये स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल बिहेवियर से ये वस्तु के ऊंचाई पे जाने पे इसमें जो ऊर्जा उसमें उपस्थित होती है या उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल बिहेवियर के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे समझते हैं कि आगे क्या है। अब बात कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा यह वो ऊर्जा है जिसमें किसी वेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब वो वेग या तो रेखीय वेग हो सकता है या तो कोणीय वेग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो गतिज ऊर्जा जो रेखीय गति की वजह से उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे ये जो v है आपका, ये रेखीय वेग है, यहाँ पे m जो है द्रव्यमान को शो कर रहा है। ठीक है, अब घूर्णन गति या फिर इसको कह सकते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, अब इसमें क्या होता है कि हाफ आई, ये डब्ल्यू नहीं है, ये यहाँ पे ये ओमेगा है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है,
कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर कोणीय वेग से जो गतिज ऊर्जा के बारे में पूछता है तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि मोमेंटम या फिर इसको संवेग और काइनेटिक एनर्जी में अगर संबंध के बारे में पूछता है तो इसका ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ पे पी जो है आपका ये मोमेंटम है, संवेग है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका m इंटू वी। यहाँ पे v जो है आपका रेखीय वेग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भौतिक एक जो इंपेरिकल लॉ है, इसके अनुसार अगर बात करते हैं तो किसी अयुक्त निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, ठीक है। मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं, अभी आगे इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। अर्थात ऊर्जा न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश, ठीक है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर हाई है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये बात इसमें बोल रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि उदाहरण के लिए जैसे अगर काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा है उसको हम स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जा सकता है। अर्थात ऊर्जा अविनाशीय है, ठीक है, मतलब न इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ठीक है। इसी तरीके से अगर फैन की बात कर ले तो फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम फैन में इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो उसमें हमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और सोलर प्लेट की बात कर रहे हैं तो सोलर प्लेट से हमें लाइट एनर्जी से वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसको हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये वर्क है W/T, ठीक है। यहाँ पे W जो है कार्य को डिनोट कर रहा है और T आपको समय को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसको जूल पर सेकंड कह सकते हैं, या फिर वॉट, यहाँ पे किलोवाट हो सकता है, या फिर मेगावाट, या फिर हार्स पावर। तो एक हार्स पावर यहाँ पे दिया हुआ है, कितना होता है 746 वॉट, ठीक है। और एक वॉट की बात करें, एक वॉट क्या होता है, तो एक वॉट होता है किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ठीक है। जिस समय यह जमीन को छुएगा उस समय इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है, कोई वस्तु है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस समय तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक। अब ये यहाँ से छोड़ा गया तो जैसे ही ये अर्थ को टच करने वाली, ये ब्लॉक अगर, ये पिंड अगर अर्थ को टच करने वाली सिचुएशन में यहाँ पे कौन सी एनर्जी इसमें होगी, तो पहली बात तो ये किस अवस्था में होगा, इस कंडीशन पे। इसको पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं। पॉइंट ए है आपका, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट बी है। तो ब्लॉक जो है पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो किस अवस्था में होगा, तो ये आपका होगा गति अवस्था में, ठीक है। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बताए थे, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका उष्मा ऊर्जा, ये तो होगा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। अब इसमें वही समझा रहा है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय यह जमीन को छुएगा उस समय इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अभी इसको हमने समझाया कि कैसे गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो गति की अवस्था में होगा, ठीक है। जब शरीर ऊंचाई से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन समग्र ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब कि ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ये अर्थ है, ये कुछ ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, जीरो है। सॉरी, इसके पहले हमने जो अभी समझाया था, एक मिनट, वो कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे जो हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होगी जीरो होगी, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एच ऊंचाई पे है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
mgh होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। इस केस में यहाँ पे h कम है, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी लगभग 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगा। हाँ पे mv स्क्वायर, जो भी इसकी स्पीड होगी उसी हिसाब से इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अब आगे क्या है, ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा एक वस्तु जिस पे किसी कार्य को करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। जो वस्तु कार्य करती है वह ऊर्जा खो देती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वह ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात हमने किया था कि जूल होता है, ठीक है। अब ऊर्जा की बात कर लें तो कंप्लीटली अगर ऊर्जा की बात कर लें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला के ऊर्जा बनती है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा स्थिर रहता है। इस चीज़ को हम अभी पिछले क्वेश्चन लगाने से पहले थ्योरी पार्ट में इसको हमने समझा था, ठीक है। बस इसमें की पॉइंट था, इस वजह से इसको हम दोबारा बता दिए। अब गतिज ऊर्जा क्या है, अभी हमने समझा है कि गतिज के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। अब उसमें जो वेग, गति या वेग जो इसमें या तो रेखीय हो सकता है या तो कोणीय हो सकता है, ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हाफ mv स्क्वायर, अगर कोणीय वेग है तो यहाँ पे हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपका जड़त्व है, ये आपका ओमेगा है, ठीक है। कोणीय वेग गतिज ऊर्जा वेग के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसमें क्या वर्ग के योग के, तो ये फॉर्मूले से आप देख के समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सेम वही वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको अगर ग्रेविटेशनल बिहेवियर से देखा जाए तो यहाँ पे mgh होगा। बाकी जो इलास्टिक बिहेवियर था इसको हमने पीछे समझा चुके हैं, उस चीज़ को पीछे रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि इसलिए जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को हिलाने पे ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। और जब ऊंचाई कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान 256 गुना अधिक हो जाती है, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 256 गुना, तो नया रेखीय संवेग कितना होगा। तो इस चीज़ को, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है। तो पहले बात हमारे पास ये हिंट में दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या दिया है, पी स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में है वो कितना है, E है। अब कुछ समय के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गया, तो ये आपका हो गया 256 E, 256 गुना हो गया। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर बटा 2m। मास तो चेंज होगा नहीं, इस वजह से हम इसको m लेके चल रहे हैं, ये E के बराबर हो गया। यहाँ से आपका समीकरण 1 बन गया, और यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ तो P2 स्क्वायर बटा 2m, ये कितना के बराबर हो गया, 256 E के बराबर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P1 स्क्वायर बटा यहाँ से P2 स्क्वायर, यहाँ से E यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, 256, ठीक है। अब यहाँ से P1 बाई, अब P2 की बात कर लें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/16, दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर दिए हैं, ठीक है। तो P1 बाई P2, अब यहाँ से हमको P2 पूछ रहा है तो P2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इधर तिर्यक गुणा कर दें इसको इधर, तो 16 P1। तो कहने का मतलब अगर P1 पहले P था तो अब P2 की बात करें तो P1 का 16 गुना होना चाहिए। तो यहाँ से जो इसका जो सही आंसर है प्रारंभिक मान का 16 गुना, तो प्रारंभिक मान क्या है, P1 है, इसका 16 गुना, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें
कह रहा है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। अब पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि साइकिल चला रहे हैं तो उस टाइम हम किस अवस्था में होंगे। तो अगर उस टाइम अगर देखा जाए हम किस अवस्था में होंगे तो गति अवस्था में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम गतिज ऊर्जा काम करेगा, ठीक है। अब इसमें बाकी जो सारी ऊर्जाएं हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा उपस्थित नहीं होगा, तो रासायनिक ऊर्जा। जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं रही है, तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होने का कोई बात ही उत्पन्न नहीं हुआ और नहीं हो रहा है, तो यही पहला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। उष्ण ऊर्जा हो सकता है, जब टायर और सड़क के बीच में घर्षण होगा तो वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की बात कर लें, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी ही यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये आपका डी भी सही है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसमें कह रहा है कि साइकिल चलाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया या पदार्थ नहीं होता है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है, जिसको हमने अभी समझाया, ठीक है। साइकिल चलाते समय टायरों और सड़क के बीच के सतह के बीच घर्षण उत्पन्न होगा, तो वहां पे उष्ण ऊर्जा या फिर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका था वो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो अभी बताया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। ये तो अभी हमने समझाया कि नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। किसी रासायनिक पदार्थ में बंधों में संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा होता क्या है, तो किसी रासायनिक पदार्थ में बंधों में संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया से गुजरने के लिए आवश्यक है और उसे अन्य पदार्थों में बदल देती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक संयोजन है, ठीक है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं और विरामावस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चूंकि साइकिल गति में है इसलिए गतिज ऊर्जा मौजूद होगा और यही गतिज ऊर्जा आपका क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है नीचे का बी, सी और डी, तो ये आपका सही होगा और यहाँ पे ये आपका रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ठीक है। ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की इकाई है, विद्युत आवेश या फिर विद्युत प्रवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि अवधारणा क्या दिया हुआ है। विद्युत प्रवाह द्वारा किए गए कार्य के दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है ई बराबर होता है विद्युत शक्ति गुणे समय या फिर टी। विद्युत शक्ति को P से डिनोट किया गया है, यहाँ पे समय को कैपिटल T से और विद्युत ऊर्जा को कैपिटल E से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, कितना 3.6 गुणे 10⁻6 जूल कितना कैसे आया है। तो 1 किलोवाट को अलग कर लेते हैं, ठीक है, गुणे 1 आवर यहाँ पे है। अब यहाँ से वॉट तो वैसे ही रखा, हमने किलो को हम क्या लिख लिया 1000। हमको पता है कि 1 के कितने बराबर होता है, तो 1000 के, तो बस हमने उसी का मान रख दिया यहाँ पे। और ये 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो आपका होता है 3600 सेकंड, ठीक है। अब इसी चीज को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल गया 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जब हम पत्थर फेंकने के लिए गुलेल की तार को वापस खींचते हैं, ठीक है, तब उसमें एक ऊर्जा होती है, या किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तनाव के कारण उत्पन्न हो रहा है ऊर्जा, तो तनाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, क्या बताए थे, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। गति के कारण उत्पन्न, क्योंकि ये उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तनाव, तो यहाँ पे होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ये तो गलत है, कोई गति नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो होने का संभावना ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ये सही है, ये दोनों ये गलत, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि जब हम एक गुलेल से बनी तार को खींचते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रत्यास्थ संभावित ऊर्जा में रूप में खींचे गए रबर के तारों में जमा हो जाता है, ठीक है।
अब और आगे क्या, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक गुलेल के फैले हुए तार में उनके आकार में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अभी हमने समझाया इस चीज को। गुलेल के फैले हुए तारों की इस ऊर्जा का उपयोग पत्थर के टुकड़े को तेज गति से फेंकने में किया जाता है। तो ये तो इसका उपयोग है, ये बाकी कैसे उसमें कौन सी ऊर्जा हुई इसको बताया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाकी आगे इसमें अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पे आधारित हम कुछ एक दो वीडियो और ले आएंगे जिसमें बस क्वेश्चंस कराए गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।